आवाज नहीं आई। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी कल के रिकॉर्ड में। तो चलिए जरा शुरू करते हैं हम आज आज का के जो। रिकॉर्डेड कर लेना सर। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड तो आज भी है। तो कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे? धातु, अग्नि, दोष, शरीर में जब सम हो तो स्वस्थ है। और नाड़ी उंगली में लगाते वक्त हमने बस यही एक चीज को ध्यान देना है कि इसका दोष सम है कि नहीं, यानी बैलेंस में है कि नहीं, और अग्नि उसका बैलेंस में है कि नहीं। महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जिनको दोषों के बारे में, अग्नि के बारे में, महाभूत के बारे में, धातु के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ। हमारा डेमो क्लास कल से खत्म हो गया। अब आप लोगों को रिझाने वाली, प्रलोभन देने वाली ये सारी चीजें कल तक खत्म। अब आज से हम शायद आप में से उन्हीं लोग शायद हमारी इस क्लास में आए होंगे जो एक्चुअली क्लास अटेंड करना चाहते हैं। बाकी लोग जी। अब आज नहीं आए, ठीक है। अब आप सभी लोग वे लोग हो जो एक्चुअली आयुर्वेद परक यानी आयुर्वेद सम्मत नाड़ी परीक्षण जिन्होंने सीखना है वो आज हमारे सामने आए हैं। तो कल हम लोगों ने बात किया था पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका कैसे। सबसे पहले आकाश महाभूत था, जो आप प्लीज सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट रखिएगा। प्लीज सभी लोग ऑडियो म्यूट रखिए। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो हैंड रेज करना है या कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। जी। ओके। तो कल हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले आकाश तत्व जो इस सारे दुनिया में था, आकाश जो नाश नहीं होता कभी, जो हमेशा स्टेबल रहता है, वहां से नाश होने वाला आकाश से वायु उत्पन्न हो गया अपने तन्मात्रा के साथ। फिर वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल यानी पानी, वाटर, फिर उसके बाद पृथ्वी। ये महाभूत क्रमशः उत्पन्न हुआ है। और उसके आधार पर हम लोगों ने कल कहा था कि आकाश और वायु ये दोनों महाभूत हमारे शरीर में वात दोष को रिप्रेजेंट करते हैं, या इन दोनों महाभूत का वायु जो वात दोष है वो इन दोनों महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे शरीर में जो अग्नि और जल है, ये महाभूत है, ये हमारे शरीर में जो पित्त है वो इनका रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पित्त में अग्नि और जल महाभूत है। तीसरे नंबर में आ गया हमारा जल और पृथ्वी महाभूत। तो जल और पृथ्वी महाभूत से कफ दोष प्रकट हुआ है, या वो कफ उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रियंका सोलंकी जी इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी मुझे लगता है, क्योंकि इनको लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद। चलिए, अब आज हम देखेंगे कि जो हमारे इंडेक्स फिंगर से वायु, मिडिल फिंगर से पित्त और रिंग फिंगर से कफ हम लोग देख रहे थे। लेकिन उससे पहले एक सवाल तो आता है कि महाराज, माना कि सबसे पहले आकाश महाभूत और अंत में पृथ्वी महाभूत और इसके बीच में सारे पंच महाभूत थे, और उसके आधार पर रावण ने कहा, संदर्भ में प्रसंगवश आया कि 3 उंगली के नीचे हमारे रेडियल आर्टरीज में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सम्मत दोषों का हम यहाँ से देखते हैं। यानी इंडेक्स फिंगर में दिखे तो वायु, मिडिल में दिखे तो पित्त, रिंग में दिखे तो कफ। तो इसका आधार क्या है? क्यों माने इस चीज को? क्यों माने इस बात को? जो दिख रहा है वो हमारे रोगों को बताने वाला है, इस चीज को क्यों माने? तो एक बड़ा ही जबरदस्त सूत्र गढ़ा है, दिया हुआ है ग्रंथकार ने। देखिए जरा, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? शेयर हुआ है कि नहीं? अच्छा, एक सेकंड।
नहीं दिखाई दे रहा है गुरुजी। मैं दिखाई दे, मैं कर रहा हूँ इसको। एक सूत्र है, देखिए, यथा वीणा गता तंत्री सर्वान रागान प्रभासते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। इस सूत्र को आप लोग नोट करिए, और हर रोज जो हम पढ़ रहे हैं उसको नोट करना। हो सकता है आने वाले समय में आप लोग भी नाड़ी सिखाने के लिए एक अच्छे नाड़ी प्रशिक्षक के रूप में आप लोग भी आएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान से सुनिए और इन सभी चीजों को नोट करते चलिए। शब्द के अर्थ है यथा, यानी जिस प्रकार से। वीणा गता तंत्री, वीणा यानी वो जो होता है ना, वीणा जिसमें जो तानपुरा जैसा होता है वीणा, उसमें कुछ तार होते हैं, उसको मीट जब खींचा जाता है तो वहां से आवाज निकलता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से तंत्री यानी वह लोहे का तार, तांबे का तार जो होता है वीणा में, वीणा के अंदर 3-4 ही तार होते, ज्यादा भी नहीं होता, और उस तार को एक स्पेसिफिक तरीका से उसको टाइट किया हुआ रहता है, एक निश्चित तरीका से, एक निश्चित लिमिट में टाइट किया रहता है। उसमें सरगम को, स्वर को उसमें एकदम बढ़िया तरीके से सेटिंग किया हुआ रहता है। जिस प्रकार से सेटिंग करने के बाद उस बीड़ा में लगाया हुआ तार सर्वान रागान, सर्वान यानी सभी, रागान यानी रागों को प्रभासते यानी बजा सकता है, दिखा सकता है, भासते यानी उत्पन्न कर सकता है। अब भैया बीड़ा तो बीड़ा है, तार भी वही है, प्रभासते बड़े बड़े अच्छे अच्छे से राग निकालता है। फिर किसी ने कहा कि महाराज जब हम बजाते हैं तो भौं भौं ही करता है, कुछ निकलता तो नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं भैया, जो एक्सपर्ट है, जो जिसने अनुभव किया है, जिसने खूब साधना किया है, पूरा जीवन लगाया, जिसने उस बीड़ा के तार में उंगली से, मिजराब से बजाते ही शब्द राग के एक श्रृंखला निकले, उसके लिए उसने अनंत प्रयास किया है, खूब प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं कि उंगली लगाया, मिजराब से मारा और वहां से देर बहुत सारे राग निकले, ऐसा नहीं होता। एक अनाड़ी के लिए तो वो तार भी जस्ट वैसा ही है जैसे सामान्य तार है, उसको बजाना थोड़ी आती है। तो कहते हैं कि भाई सामने वाला बंदा तो बहुत अच्छा बजा रहा है, लेकिन आपको भी वैसे ही अभ्यास करना पड़ेगा, वैसे ही आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जाकर के आप उसमें उस प्रकार के राग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से तथा, तथा यानी इसी प्रकार से हस्तगता नाड़ी, आपके हाथ में भी जो रेडियल आर्टरीज में जो नाड़ी है, और वो नाड़ी का एक तार हमारे हृदय में अटका हुआ है और दूसरा तार आपके रेडियल आर्टरीज में है, वो जा रहा है, और बीच में आप जैसे ही उंगली लगाओगे, यदि आप परफेक्ट होंगे, अनुभवी होंगे, सूत्र को समझे हुए, क्योंकि राग जो होता है ना उसके भी, जैसे अगर आप जय जयवंती राग बजाओगे तो उस राग का ठाट होता है, अवरोह में क्या बजाना, कौन सा शब्द लेना है, अंतरा में क्या लेना है, इस तरह से होता है उसके। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आए 2-4 दिन तक में वो बजाना शुरू किए, नहीं, उसका एक सूत्र होता है। उस सूत्र के आधार पर आपको वह बीड़ा बजाने की विधि सीखना होगा। इसीलिए इसी प्रकार से हर किसी के पास जाकर के नाड़ी सीखने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप शास्त्र में लिखे हुए एक रिदम से बनाए हुआ सूत्र को अनुमोदन नहीं करते, उसके पीछे नहीं पड़ते, और उसी के आधार पर आप नाड़ी में उंगली रख करके उसको पकड़ने का, समझने का प्रयास जब तक नहीं करते, तब तक आपको वो नाड़ी में पल्पिटेशन तो महसूस होगा, वहां धमनी में स्फुरण तो आपको दिखेगा, लेकिन उससे आगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इंडेक्स फिंगर के नीचे लग रहा है, अरे महाराज क्या बात है, वायु है, ये इतना से नहीं ना होगा।
जिस प्रकार से बहुत सारे राग और उस राग को बजाने के लिए जो सूत्र ग्रंथ में लिखा है और गुरुजन उसको सिखाते हैं। लिखा तो बहुत है लेकिन सभी रागी नहीं होते। हालांकि बाजार में पुस्तक तो अवेलेबल है, लेकिन रागी बनने के लिए, राग सीखने के लिए उसको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कभी किसी ने, वो एक पाकिस्तान का एक सिंगर आपने कभी देखे हो यूट्यूब में कभी? वो इतना लंबा लंबा उसका दाढ़ी, उसका दांत है, वो गाता राग, उसने गाया तो सही है, ऐसा नहीं कि वो राग को नहीं जानता। आप लोगों ने कभी देखे हो यूट्यूब में पाकिस्तानी सिंगर, ऐसा कुछ पता नहीं, कुछ यूट्यूब में लिखो तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि वो रागों को नहीं जानता है, डेफिनेटली जानता है, लेकिन वो ऐसे बेहुदा तरीका से चीखता है, चिल्लाता है, आंख बड़ी बड़ी फाड़ करके, दांत मुंह इतना बड़ा बड़ा। तो ये सूत्र के आधार पर उसने नहीं किया, यानी कि वो अपने गुरु के शरणागति होकर के उसने नहीं, इसीलिए वो एक समाज में हंसी का पात्र बनता रहता है हमेशा। लेकिन उसने गाते गाते शब्द स्वर, उसका गला बहुत अच्छा है, लेकिन वो गुरु के शरणागति ना होने की वजह से वो हमेशा समाज में हंसी का पात्र बना। इसीलिए भैया, जिस प्रकार से बीड़ा में तार तो है लेकिन बजाना आनी चाहिए, और जिसको आता है वो ऐसे समा को बांध देता है। उसी प्रकार से हृदय से जुड़ा हुआ ये जो तार पूरे शरीर में, 24 हमारे शरीर में धमनी है और कम से कम 700 हमारी सिराएं हैं, जो वेन से 700 है। और जो हमारे जो धमनियां है वो 24 धमनियां, जो हृदय से कुछ पूर्व कुछ पश्चिम, नीचे ऊपर दक्षिण आजू बाजू में से ये धमनी बाहर निकलते हैं। हाँ, अब ये जो देखो, देखने वालों ने भी 7-8 जगहों में कहा कि भैया जो ये धमनी है ना, वो इंटरनल शरीर के अंदर बहने वाले जो रक्त है उन धमनियों के माध्यम से बहते हैं। एक्सटर्नल स्किन में, त्वचा में धमनियां कहीं मिलेगा नहीं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है कि प्रकृति ने नियम कुछ ऐसा बनाया है रोग परीक्षण को ध्यान में रख करके। ये जो धमनी है वो 7-8 जगह दिखाई देता है। हाँ, त्वचा के सामने से होते हुए गुजरता है, बाकी नहीं। कहते इतने सारे 24 में से 8 विषय जो धमनी है, कुछ 8 स्थान से होते हुए गुजरता है, जिसको हम उंगली के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जाननी चाहिए कि हृदय में क्या वेदा है क्योंकि इसको तो जीव साक्षी बताया गया है, नाड़ी को, विशेष करके धमनी को ही जीव साक्षिणी बताया गया है। और फाइनली जो रेडियल आर्टरी हमारे, जहां पर हम ये उंगली रखते हैं, बाद में हम सीखेंगे कहाँ रखना है। अभी तो हम जस्ट इसका एक भूमिका अभी हम इसको देख रहे। तो उसको जीव साक्षिणी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो हृदय है वहां पर आत्मा का निवास है, मन का निवास है। मन और आत्मा आपके भैया पूर्व जन्म के भी साक्षी है। पूर्व जन्म में आप क्या थे, आने वाले जन्म में आप क्या होने वाले हो, ये आपके शरीर का कोई नहीं, एक आत्मा जानता है, और वो आत्मा आपके हृदय में विद्यमान है। मन कभी मस्तिष्क में जाता है, कभी त्वचा में जाता है, स्किन में, ब्रेन में, और हृदय में। मन का निवास इन 3 जगह में है, यानी इंद्रियों में, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में, ब्रेन में, और आपके हार्ट में, हृदय के साथ, आपके आत्मा के साथ मन रहता है। तो आपके शरीर में जहां भी कोई भी अर्गन में कोई प्रॉब्लम है, उस अर्गन की जो सुख दुख की जो भावना है ना, वो हृदय को हमेशा पता चलता है, क्योंकि एक तो वो जीव साक्षी है। जीव साक्षी का मतलब होता है हर एक चेतन अचेतन वस्तु के भाव को जानने वाला, न केवल जानने वाला बल्कि उस भाव के साक्षी है वो। हाँ, साक्षी है। तो उसी हृदय से बहने वाला ये जो 24 जो हमारे आर्टरीज है, ये जो है हमारा जो धमनी है, धमनी जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, वो जहां जहां से गुजरता है वो हृदय के दुख सुख रूपी भाव को लेकर के ही गुजरता है। इसीलिए देखना, जब कोई अच्छी स्त्री जब सामने से गुजर रही होती है, तो कोई कामी पुरुष अगर होगा तो उसका दिल धड़ धड़ करता है। ये कैसे संभव हो सकता है?
क्योंकि वो आंख जो इंद्रिय है, वहां मन है, मन की एक गति, एक एक्टिविटीज आंख में है, वो जाकर के सीधा हार्ट में वो संबंध बनाता है। तो पूरा कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, हर एक अर्गन, हर एक हमारे शरीर के परमाणु, सूक्ष्म अणु और परमाणु, उन सभी के सुख दुख को, उस भाव को हृदय जानता है। और वही हृदय से होते हुए गुजरने वाले जो रक्त संवहन है, वो पूरे शरीर में संचरण होते हैं। उनमें से कुछ 8 स्थान है, तो लिखिए जरा कहाँ कहाँ पर हमने हृदय के उस सुख दुख रूपी भाव को हम जान सकते हैं। तो पहले नंबर में है पैर के अंगुष्ठा। देखो, पाणिपात कंठ नासाक्षी। अब ये मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं, वसवराजियम कहकर के एक बुक है आयुर्वेद का, वहां लिखा ये बात, पाणिपात कंठ नासाक्षी कर्ण जिह्वा च में ड्रग वाम दक्षिण तो लक्ष्य षोडश प्राणबोधक। ये लो, ये सारे प्राणबोधक है, आपके शरीर के प्राण यानी ऑक्सीजन को, बोधका यानी बोधन कराने वाला, चेतना करने वाला, उसको बताने वाला है। कौन कौन से? अंगुष्ठ मूल, जिन्हें हम कहते हैं गुल्फ संधि, जंघी का धमनी बोलते हैं जिसको, जो हमने जो कहा था ना 24 प्रकार के धमनी, जो हृदय से गुजरता है, जिसको जंघी का धमनी कहते हैं। एलोपैथिक में जिसको पोस्टेरियर टिबिलर आर्टरीज बोलते हैं, टिबियल आर्टरी, जो गुल्फ संधि के आसपास में है पैर के। अब आप देखो जरा, ये गुल्फ संधि कहाँ है? आपके पैर में जो एड़ी है, इस टाइप का जो एड़ी होता है पैर में, उसके नीचे कहीं एक उंगली लगाओगे, ये पोस्टेरियर टिबिलर आर्टरीज में जब आप उंगली लगाओगे तो वहां पर धड़ 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 करते हुए आपको महसूस होगा। बस एक 24 में से जो जंघी का धमनी वहीं से गुजरता है, क्योंकि धमनी में से ब्लड निकलता है और वो हार्ट के साक्षी है, हृदय के साक्षी है, आपके जीवन के, प्राण के सुख दुख रूपी साक्षी है। वहां उंगली ध्यान से लगाओगे, वहां से आप कफित वातात्मक दोषों को, बाद में हम सीखेंगे कफ का कौन सा गति है, पित्त का कौन सा, वायु का कौन सा, तो वहां जैसे उंगली लगाओगे तो आपको गाउट, गोखरू जैसे जो पैर घुटनों से नीचे होने वाले तमाम जो व्याधि है, वो वहां से पता चलेगा स्पष्ट रूप से। नाड़ी से तो चलेगा ही, लेकिन उसके लिए वहां से भी हमें पता चलेगा। दूसरे नंबर में दोनों पैरों के गुल्फ प्रांत, एक तो अंगुष्ठ मूल हो गया एक नंबर में, ये तो रेडियल आर्टरीज हो गया एक नंबर वाला, एक नंबर वाला हमारे अंगुष्ठ मूल यानी रेडियल आर्टरीज। 2 नंबर वाला दोनों पैरों के गुल्फ प्रांत। गुल्फ प्रांत मैंने अभी बताया, पादयोर नाड़िका स्थाने गुल्फस्य अधो अंगुली द्वयम। जो गुल्फ है, गुल्फ कहाँ है? जहां पर वो एड़ी होता है पैर में, उसको हम गुल्फ बोलते। गुल्फ से अधो, उसके नीचे 2 उंगली नीचे। आप अभी जरा अपने उंगली को लगाइए, इसको क्लियर करते हुए चलिए, करिए जरा अपने पैर के यहाँ पर, ये देखिए जरा ये वाला भाग, इसके नीचे 2 उंगली नीचे आप अंगूठा लगाएंगे तो आपको यहाँ पर फुदकता हुआ महसूस होगा। तो ये धमनी है हमारा दूसरा वाला, एक बार जिसको हम, दिखाइए गुरुजी पैर, हाँ जी, एक बार दिखाइए पैर वाला जगह। ये देखिए, ये गुल्फ है ना, ये सारे गुल्फ संधि है। तो यहाँ पर गुल्फ यानी वो जो गांठ है ना, उस गांठ से नीचे आप 2 उंगली नीचे रखिए, आपका यानी रोगी की उंगली लेना है, अपना नहीं। अब पता चला रोगी का उम्र 10 साल का है और आप अपने उंगली लगा रहे हो, नहीं, उसके उंगली, उसके जस्ट नीचे। आप वहां पर आसपास में प्रैक्टिकली अभी आप देखिए तो वहां फुदकता हुआ सा महसूस होगा। इसको जंगी का धमनी कहते हैं, वो भी हृदय से घूमते हुए आ रहा है, वहां आपको फुदक, बाकी कोई जगह फुदकता नहीं है, कहीं पर भी पल्पिटेशन नहीं होगा, बस वहीं पर होगा जहां पर वो हृदय से निकलने वाले 24 में से कोई ना कोई एक धमनी आ रहा होगा।
ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ नाड़ी परीक्षण की बात नहीं, इसीलिए मैंने 40 दिन का ये कोर्स रखा हुआ है, ताकि आपको ये सभी चीजें जो नाड़ी परीक्षण से जुड़े हुए तमाम गुरुजी आप पर्टिकुलरली उसी जगह पे उंगली रख के थोड़ा बताएंगे, थोड़ा मेरे को भाई साहब देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कि गुल्फ संधि, जी देखो गुल्फ संधि आप यूट्यूब में सर्च कर लो कहाँ पर है ओके गुल्फ संधि। अब मैं कहाँ पैर को ऐसे ऊपर उठा के 2 बार तो उठा लिया, अच्छा ठीक है आप अपने पैर के नीचे गुल्फ संधि, आप सोशल साइड में आप यूट्यूब में इधर उधर सर्च कर लो गुल्फ संधि कहाँ है। ठीक है, मतलब उसके बिल्कुल नीचे जाना, ना राइट ना लेफ्ट, बिल्कुल नीचे थोड़ा सा गुल्फ थोड़ा सा नीचे, 2 उंगल नीचे अपने उस वो जो गांठ है ना जी पैर के नीचे जो साइड में, उस जी गांठ में से, उस गांठ को क्या बोलते हैं? यहाँ पर कोई इंग्लिश पढ़े हुए होंगे तो रचेता जी पता है किसी को? एंकल एंकल एंकल, ओके एंकल बोलते हैं। तो एंकल में आप जरा सा जो एंकल है वहां से आप नीचे 2 उंगल नीचे नापिए, ऐसे करके मुक्के से नापो अभी। जी नाप लिया। अब वहां पर से जो है नीचे आप देखिए उंगली लगा करके, धड़कन आ रहा है गुरुजी? हाँ वो जो है वही है रेडियल आर्टरीज, वही जो है आपका ये जो आर्टरीज है पोस्टेरियर टिबियल आर्टरीज बोलते हैं उसको। बस वहां उंगली लगाना है, और वहां जो स्पाइक हो रही है वो कफ वाला है, पित्त वाला है या वायु वाला है, किस टाइप का है वो आपने वहां ध्यान देना है। ठीक है, ये हालांकि विषयांतर है, ये हमारे नाड़ी परीक्षण का, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जो 24 प्रकार के जो धमनी है उसके संदर्भ में। अब देखो जरा दूसरे नंबर में कंठे दो महा मात्रिका धमनी, हमारा जो कंठ है, ये जो कंठ है यहाँ पर जब आप ये जहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं इसको, जहाँ से हम ये हमारे क्या बोलते हैं इसको हनुसंधि भाग, ये जो है यहाँ से हनुसंधि से नीचे की ओर यहाँ उंगली लगाओगे, जो थायरॉइड ग्लैंड है इसके आसपास में आप उंगली लगाइए, कंठे दो दोनों साइड में लगाना है, तो यहां से आपको स्पाइक होता हुआ दिखेगा। कंठ नाड़ी विनिर्दिशेत, कंठ में दोनों साइड में देखेंगे तो यहां से हमें क्या क्या चीजें पता चलेगा? आगंतुक ज्वर, अभी जो कोरोना के समय में यहाँ पर लोग जो डॉक्टर है वो यहाँ उंगली लगा रहे थे, आयुर्वेद के डॉक्टर। अगर किसी के थायराइड को अगर चेक करना है, क्योंकि थायराइड भी भय से, शोक से, कोप से होने वाली व्याधि है, तो थायराइड भी हम यहीं से देखेंगे। यहाँ पर आप अच्छी तरह से कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में आप जरा यहाँ पर आप देखिए, आसानी से किसी भी पेशेंट के पीछे जाना है और ऐसे करके अंगुष्ठा लगा करके ध्यान से आप देखोगे तो वहां से आपको पता चलेगा। आगंतुकम ज्वरम तृष्णाम अयासम मैथुनम क्लमम भयम शोकम च कोपम च कंठ नाड़ी। आगंतुक ज्वर के बारे में, तृष्णा यानी प्यास लगने के बारे में, बहुत ज्यादा मैथुन यानी शारीरिक संबंध करने के बाद थकने के बाद, भय से, शोक में और कोप में, अत्यंत बंदा डरा हुआ है, क्रोधित है, तो ऐसे कालखंड में यहां जो हमारे कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में स्पाइक आपको बड़ा ही अजीब सा स्पाइक आपको दिखेगा। मरणम जीवनम कामम कंठ रोगम शिरोरुजम श्रवणा नीलजन रोगम नासा नाड़ी प्रकाशते। ये आपका जो नाक है, नाक से यहाँ पर एक अंगुष्ठा लगा करके, यहाँ पर आप जब अंगुष्ठा लगाएंगे तो यहाँ पर भी फुदकता हुआ सा स्पाइक होता हुआ महसूस होगा। यहाँ देखिए जरा, देख पा रहे हो? यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं? किसी के अगर नाक से स्माइल मतलब कि स्मेल आना बंद हो गया, किसी के नासिका से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर विद्ध कर्म करते हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका नाक, यहाँ से एक अंगुल और यहाँ पर अंगुली लगाइए, आपको स्पाइक दिख रहा है कि नहीं? एक पतला सा तार जैसा जा रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर आगे पीछे करके आप यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इसी जगह में स्पाइक दिखेगा। ये भी धमनी है, धमनी का एक सिरा यहीं से होते हुए गुजरता है। तो ये मरण, मृत्यु, जीवन, काम है ना, इंसान के जो ये सारी जो चीजें हैं, कंठ रोग, गले के रोग, शिरोरुजाम, सिर के रोग, श्रवण, कान के रोग, ये सभी जो है नासा नाड़ी प्रकाशते, ये नाक के नाड़ी जो है वो दिखा देता है। स्त्रीणाम विषक वाम हस्ते। अब यहाँ पर एक ये सारी चीजें जो है हमारे नेत्र नाड़ी हो गया, नासा हो गया, नेत्र नाड़ी, आंख, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे तो आपको एक स्पाइक दिखेगा। नेत्र नाड़ी लगाइए जरा आप लोग, यहाँ पर स्पाइक, यहाँ पर देखिए, दोनों साइड में लगाइए, ऐसे करके जब आप प्रेस करोगे तो एक स्पाइक आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब है ये नेत्र नाड़ी का जो समस्या है, यहां से हमने नेत्र के विषय में जानकारी मिलेगी। जीवा नाड़ी, जीभ से संबंधित फेशियल पैरालिसिस हो गया, इस तरह के कंडीशन में भी ये जीभ के टिप में, एक जीभ के मूल में होता है यहाँ पर एकदम, तो वहां तो हम उंगली लग नहीं सकते, लेकिन वहां पर भी एक ये जो हमारी जो धमनी है, आर्टरी जो है वहां पर भी होता है। मेड्र मूले, हमारे जो पेनिस है, पेनिस के मूल में भी इसी तरह के स्पाइक होता है, और वहां से भी नपुंसकता आदि इन चीजों का हम विचार करते हैं। आप लोगों ने इन सभी में देखना, जस्ट ये एक समझने वाली बात है कि कहाँ कहाँ से हमारी जो आर्टरीज है वो होते हुए गुजरता है। बाकी के जो धमनी है, जो आर्टरीज है, वो स्पर्श लभ्य नहीं है, स्पर्श करके वो दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता। बस ये कुछ जो आर्टरीज है वो स्किन के साथ जुड़ करके शरीर के अंदर गए हुए रहते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रचलन रेडियल आर्टरीज में ही है। हमारे जो ये जिसको हमने अंगुष्ठ मूल बताया है, अब ये अंगुष्ठ मूल से ही हमने क्यों देखना है इसको, इसका भी बड़ा जबरदस्त रीजन है। एक सेकंड, कोई आ जाएगा। जैसे अगर आप पूछोगे कि महाराज इतने जगह से हम नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं, वहां पर भी धमनी है, वहां से भी हम देख सकते हैं, स्पाइक तो उधर भी आ रही है हृदय का, फिर रेडियल आर्टरीज में क्यों, यहीं पर क्यों, इसी जगह में क्यों, बाकी जगह में क्यों नहीं, बाकी जगह के ऊपर हम निर्भर क्यों ना रहे, इसी में क्यों निर्भर रहे? तो इसके पीछे देखो जरा, नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में अस्ना प्रकोष्ठ वायस्था मध्यमाना मिवाश्रिता जीव नाड़ी तिसा प्रोक्ता नंदिता तत्ववेदिना, ऐसा करके बताया है। मैं इस सूत्र के मैं ज्यादा में नहीं बताऊंगा, बस फाइनली मैं ये बताऊंगा कि बाकी जितने भी जगह अभी हमने स्पाइक को देखा, वहां पहली बात तो प्रॉपर पल्पिटेशन, प्रॉपर जो स्पाइक है वहां एक तो हो नहीं रहा था, है ना, बड़े मुश्किल से हम टटोल रहे लेकिन फिर भी मिल नहीं रहा है। दूसरी बात है कि अब जैसे कि किसी के नपुंसकता से संबंधित, किसी के संतान न होने संबंधित, उसके स्पर्म की क्वालिटी के संबंधित जानकारी लेना है, अब हम उसको ये तो नहीं कहते कि भैया आप अपने पेनिस को रखो सामने, मैंने वहां पर उसके मूल में देखना है, ये भी तो मुश्किल है। उसके जीभ के अंदर ले जाकर के कोई बात नहीं, उसके जीभ के अंदर उंगली ले जाए नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा कारण ये है कि ये सभी जो धमनी है वो हमारे मांस, वसा, अस्थि और अन्य रक्त वाहिनियों से थोड़े थोड़े दबे हुए हैं। बाकी जो वेन्स है, बाकी जो आर्टरीज है, उनसे दबे हुए हैं वो सारे, इसलिए एक तो स्पर्श लभ्य नहीं है, स्पर्श लभ्य का मतलब जल्दी से मिलने वाले नहीं है। और दूसरी बात, लेकिन ये जो रेडियल आर्टरीज है जहां पर हमने नाड़ी देखना है, यहाँ पर इसके नीचे में आपको एक फोटो दिखाता हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक फोटो मैंने यहाँ रखा है, आप लोग ये देखिए जरा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर आपको कोई पूछता है कि महाराज इतने जगह से अगर स्पाइक पकड़ सकते तो आपने रेडियल आर्टरीज को क्यों पकड़ा? तो इसका कारण ये है कि ये जो रेडियल आर्टरी है, इसके नीचे देखिए जरा, ये अगर आपका नाड़ी परीक्षण करने के लिए ये एक वेन्स है,
अथवा ये एक आपका आर्टरीज है, ये एक नाड़ी है जिन्हें हम जीव साक्षिणी कहते हैं, जो हृदय से डायरेक्टली होकर के ब्लड को लेकर के, रस रक्त को लेकर के, पूरे शरीर के सुख दुख रूपी भाव को लेकर के आ रहा है। तो उसके नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक प्लेट है हड्डी का, जिसको रेडियोस बोलते हैं। नीचे जस्ट हड्डी है और कुछ नहीं, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, न मांस है, न वसा है, न कोई लसिका है, न कोई आर्टरीज है, न कोई उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है, प्लेन एक हड्डी। और उसके ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे एक पात्र, किसी एक थाली के ऊपर किसी ने जैसे सेब रख दिया हो। और बड़ी बात यह है कि उस नाड़ी के ऊपर ये 4 mm के इसके साइज है, किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का कम हो सकता है उम्र के हिसाब से, 4 mm इसका साइज है। उसके ऊपर भी जरा सा स्किन का पतला सा झिल्ली है। आप जरा देखिए अपने इस रेडियल आर्टरीज में एक जस्ट अति पतला एक झिल्ली है। नाड़ी, यह जो नाड़ी है, यह जो रेडियल आर्टरीज है, इससे ऊपर यह जो स्किन है पतला सा, इसके नीचे मांस, वसा, मेद कुछ भी नहीं है। बस यही नहीं है, जितने में हम ये हमारा जो हड्डी का जो प्लेट है, जितने एरिया में कम से कम 6-7 उंगली रख सकते हो, अथवा 4-5 ही उंगली हम रख सकते हो, इतने जगह में यहां से लेकर के ये जो हमारा जो हड्डी है, इसके बीच में एकदम झिल्ली नुमा एक स्किन है ऊपर, उसके नीचे न मांस है, न मेद है, न वसा है, न कोई दूसरे आर्टरी से वो जकड़ा हुआ है। खुली मैदान है ऊपर से और नीचे जस्ट हड्डी का प्लेट है। जब हम वहां पर सावधानी से 3 उंगली रखते हैं, तो हमारे उंगली के नीचे छोटा सा पतला सा एक कागज जैसा झिल्ली है स्किन का, त्वचा का, उसके अलावा सिर्फ उसके नीचे एक वही रेडियल आर्टरीज है, उसके अलावा तीसरा और कुछ नहीं है। तो यहां से जितनी चीजें हमें समझ में आएगी, उस रेडियल आर्टरीज में से होने वाली जो पल्पिटेशन है, जो स्फुरण है, जो स्पाइक है, वह हमें हृदय के सभी भाव को स्पष्ट रूप से बता सकता है। यानी कि दूसरे जगह से अपेक्षाकृत जो शुद्धता है आर्टरीज में, स्थान में, वो जितना शुद्ध ये है, उतना शुद्ध और कोई दूसरा जगह नहीं है। आया समझ में? इसीलिए हम नाड़ी परीक्षण कहाँ करेंगे? रेडियल आर्टरीज में। उंगली कैसे रखना है हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ इसके सूत्र यहाँ हम समझेंगे। दूसरे सवाल है कि कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज अगर लेडीज है तो लेफ्ट हैंड, अगर जेंट्स है तो राइट हैंड, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कहते हो आप? या मैं क्या कहता हूं, नहीं शास्त्र क्या बोलता है? सूत्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओके, देखो सूत्र यहाँ क्या है, इसको आप लोग नोट कर लो, कभी भी जीवन में काम में आएगा। स्त्रीणाम भिषक वाम हस्ते वामे पादे च यत्न च शास्त्रेण संप्रदायेन यथा स्वानुभवेन च। विषक यानी वैद्य, स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के, वाम हस्ते वाएं यानी कि लेफ्ट हाथ से, और पुरुष के लिए वामे हस्ते और वामे पादे। पादे का मतलब हो गया कि स्त्री और स्त्री के यदि बाएं लेफ्ट हैंड में रेडियल आर्टरीज में देखेंगे, तो उसके भी पैर के जो गुल्फ संधि हमने कहा था, वो लेफ्ट लेग के गुल्फ संधि में हम देखेंगे, उसके पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम को जानने के लिए। किसी के नी जॉइंट पेन है तो कहाँ देखेंगे? उसके गुल्फ संधि में भी देखेंगे और रेडियल आर्टरीज में भी देखेंगे। ऐसे ही पुरुष अगर है तो उसके राइट हैंड उसका रेडियल आर्टरीज में देखेंगे, और उसके राइट लेग जो पैर है उसके भी गुल्फ संधि में देखेंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन अब अगले शब्द में ग्रंथकार बोलते हैं कि भैया रुको रुको, अगर कोई आपके सामने एक लेडीज आ गई और उसका लेफ्ट हैंड है ही नहीं, कटा हुआ है, या कोई पुरुष आ गया उसका राइट हैंड कटा हुआ है, फिर क्या करोगे?
तो क्या इसको ब्रह्म सत्य माने और उसको हमने ये कह दे कि भाई ऐसा है, नमस्कार जी, हमने तो यही सीखा है? ऐसा नहीं है। देखो कितना स्पष्ट ये होता है ग्रंथ के आधार पर किसी शास्त्र को सीखने का। उस सीखने का मतलब यही होता है कि हमें असली चीजों से होते हुए, नहीं तो मनगढ़ंत पता नहीं दिमाग कहाँ पहुंच गया, कुछ ना कुछ बोल करके बंदा निकल जाता है। लेकिन सूत्र के साथ अगर हम लग करके कुछ पढ़ते हैं तो सूत्र हमें कुछ गलत चीजों को बताते हुए कंफ्यूजन को सामने रख करके नहीं जाने देता। तो कंफ्यूजन था कि अगर वैसे कंडीशन हो तो क्या होगा, तो उसका जवाब दे दिया कि भैया शास्त्रेण, हाँ शास्त्र तो ऐसा ही बोलता है कि स्त्रियों के लेफ्ट हैंड और जेंट्स के राइट हैंड, शास्त्र तो ऐसा बोलता है। लेकिन संप्रदाय ना, संप्रदाय यानी गुरु शिष्य, जैसे मैं द्रोणाचार्य आपको सिखा रहा हूं, मैं आपका गुरु हो गया मान लीजिए। अब मैं आपको, अगर मैंने आपको कोई सिद्धांत बताया कि भाई ये चीज ऐसा करना है, तो आप और मैं जब गुरु चेले हो गए तो हमारे बीच की एक संप्रदाय बनी। अब आप चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर जब तक आप मुझे यकीन करते हो और मेरे तौर तरीके को आप लोग जब तक अवलंबन करते हो, तब तक आप इसी बात को लेकर के चलोगे कि मैंने जो कहा है वही आपने करना है। लेकिन यह ग्रंथकार बोलते हैं कि आपको अपने गुरु शिष्य परंपरा के तौर तरीकों को भी मानना है, लेकिन उसके भिन्न अगर कोई शास्त्र में लिखा हुआ है उसके विपरीत कोई बातें, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है तथाचा स्व अनुभवेन, आपका स्वयं का एक्सपीरियंस क्या बोलता है, आपका अनुभव क्या बोलता है। क्या कहीं ऐसा हुआ है कि ज्यादातर आप जब किसी स्त्री के राइट हैंड में उंगली से आपको विशेष चीजें पता चलती हो, लेकिन जैसे ही किसी लेडीज के लेफ्ट हैंड में उंगली रखते हैं तो कोई पता ही नहीं चलता। तो ये अगर आपका अनुभव से आपको इस चीज आपने देख लिया, या कोई भी मैंने आपको सूत्र पढ़ाया अलग अलग, जैसे बुखार को कैसे देखना, कोई आदमी आपके सामने कौन सा रोटी खा करके आया है, सब्जी कैसे खा करके आया है, दूध पी के आया है, दही खा के आया है, मैं आपको सिखाऊंगा। आप बताओगे उसको क्या बात है, आप तो दही पी के आए हो, क्या बात है भाई चाय पी के आए हो, ये विधि है नाड़ी में। लेकिन उसमें आपने स्वयं से करते 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 अनुभव में आपको कुछ अलग ही चीज आपको लग रहा है। जैसे मेरे गुरु ने मुझे शब्दोष देखने का एक विधि बताया था, लेकिन जब भी मैं कभी नाड़ी परीक्षण करता हूं तो मुझे कुछ और तरीका से चीजें दिख रहा था। इसीलिए मैं जब आपको अब नाड़ी पढ़ाऊंगा तो मेरे गुरु ने जो तरीका बताया उससे भिन्न मैं अपने तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव से मुझे मिला है। तो शास्त्रेण, शास्त्र में क्या लिखा है उसको देखना है, संप्रदाय ना, गुरु शिष्य परंपरा में क्या चल रहा है आपका, उसको भी ध्यान देना है, और अपने अनुभव के आधार पर भी आपने काम करना है। यानी कि युक्ति पूर्वक चिकित्सा करना है, युक्ति पूर्वक डायग्नोसिस करना है, कुल मिलाकर के हर जगह, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो धर्म शास्त्र में हो, चाहे वो अपने जीवन के लिए हो, चाहे वो अपने परिवार के भरण पोषण पालन पोषण करने से संबंधित हो, सब चीजों को ध्यान देना होता है। शास्त्र की मर्यादा को भी मानना है, अपने गुरु अपने कुल परंपरा को भी ध्यान रखना है, और आपका क्या उसके ऊपर एक्सपीरियंस है, परिवार कैसा है, इस वक्त की कंडीशन क्या है, उसको भी देखना है। देखो कितना विशाल ये इन्होंने यहाँ पर। और इसके पीछे कुछ ग्रंथकार ये भी बोलते हैं कि पुरुष जो है उसके दाहिने नाक से श्वसन प्रणाली, दाहिने नाक से श्वास प्रश्वास होता है, उन्हें सूर्य स्वर बोलते हैं, सूर्य नाड़ी बोलते हैं उसको। कुछ लोग उसको जो स्वर विज्ञान वाले हैं सूर्य स्वर बोलते हैं। पुरुष के हमेशा दाहिने नाक से ही श्वास, धीरे से जब आप उंगली लगाओगे तो दाहिने नाक से श्वास निकलता आपको लगेगा। स्त्रियां चंद्र स्वर वाली होती है, बाएं नाक से उनके श्वास प्रश्वास होता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो लेडीज उनके जो नाक से निकलने जो श्वसन प्रणाली है वो दाएं ओर से हो सकता है, अगर उसके पेट में बच्चा लड़का हुआ है तो। ये भी ध्यान देना, अगर उसके पेट में, लड़की के पेट में, लेडीज के पेट में प्रेगनेंसी है और बच्चा अगर बेटा है, तो उसके नाक से जो श्वास प्रश्वास होगा, ध्यान से उंगली लगा के देखोगे तो उसके दाहिनी ओर यानी राइट साइड की ओर आपको धीरे धीरे श्वास दिखेगा।
समझ लो कि पेट में लड़का है। और भी बहुत सारी चीजें हम नाड़ी से भी संतान को जान सकते हैं। तो यह भी एक आधार है कि स्त्री का लेफ्ट हैंड से और पुरुष का राइट हैंड से, ये सारी चीजें देखें। और दूसरा आधार है नाड़ी ज्ञान तरंगिणी नाम के बुक है, इन्होंने ये जो है हमारे इनका नाम है कणाद ऋषि, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, किसी पुरुष और स्त्री के शरीर में जो ये लेफ्ट और राइट वाला जो मामला है वो कूर्म चक्र से जुड़ा हुआ है। तो इसके सूत्र देखिए जरा, कूर्मो वै देहिनामस्ति नाभिस्थानी सदा स्थिता स्त्रीणामूर्धमुखा पुंसा मधोवक्त्र प्रकृतितः तस्सैव च दक्षिणे भागे नाड़ीज्ञया विषग्वरैः अनेन कारणेनैव नारीः पुंसुर्व्यतिक्रमः। ये लो जी, उन्होंने कहा देहिनाम, जो देहधारी व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो जानवर हो कोई भी हो, देहिनाम नाभिस्थाने सदा कूर्मो अस्ति, जो जीवित है, जो देहधारी है, उसके नाभि में सदा कूर्म विद्यमान रहता है। कूर्म क्या है, ये देखिए मैंने एक फोटो भी बनाया हुआ है। कूर्म आपके नाभि मंडल में, आपके जो नाभि प्रदेश है वहां पर छोटे 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 वेन्स द्वारा, छोटे छोटे नाड़ी, छोटे छोटे वेन्स के माध्यम से इतने ज्यादा नाड़ियों का जाल बना हुआ है। और वो जाल हमारे कणाद ऋषि ने तपस्या के माध्यम से या कुछ भी अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन को कुछ वो परीक्षण कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि यार मेरे नाभि के जस्ट ऊपर एक जाल बना हुआ है, वो जाल बिल्कुल कछुए के आकार जैसा था। उन्होंने देखा कि जो कछुए के आकार जैसा जो जाल है वो हमारे प्राण तत्व को बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। और उन्होंने ये देखा कि जो पुरुष है, जो जेंट्स है, उनके शरीर में जो नाड़ी चक्र है, जो नाड़ियों का जो चक्र है जो कुर्म जैसा बना हुआ था, उसके प्राणवायु को हीलिंग करने वाला जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि राइट साइड की ओर, नीचे की ओर झुका हुआ है। नाभि से नीचे की ओर, राइट साइड की ओर झुका हुआ है। इसीलिए कहा कि मुंह से निकलने वाला जो प्राण तत्व है जेंट्स के शरीर में, वो चूंकि राइट साइड में नीचे की ओर झुका हुआ है और वहीं से हार्ट से होते हुए, मैं यहां अगर कहीं का नहीं है, चलो तो यहां से देखिए जरा, मैं ऐसे करके इस कर्सर को घुमा के देखूंगा, ये मुंह है। तो यहां से लेफ्ट हैंड में आने में कितना इसको टाइम लगेगा, तो प्रकृति ने व्यवस्था बना दिया, ये जो राइट साइड का इसका नीचे झुका हुआ जो मुंह है, यहीं से इधर हार्ट में गया और हार्ट से एक चेन, एक आर्टरीज इधर आया और एक आर्टरीज ब्रेन की ओर गया। इसीलिए कहा कि जेंट्स के लिए जो राइट हैंड है वह नाड़ी के लिए महत्व का है। सबसे सटीक जो नाड़ी की जो बातें हैं, हृदय की जो सुख दुख भरी जो बातें हैं, वो जेंट्स के शरीर में राइट साइड की ओर दिखता है। ऐसे स्त्रियों के लेफ्ट साइड की ओर नाभि चक्र जो कुर्म जैसा जो है ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वमुखी बोलेंगे जिसको स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए अधोमुखी, स्त्रियों के लिए ऊर्ध्वमुखी। तो कछुए जैसा उसका मुंह, जहां से प्राण वायु आदान हो रहा है, निकल रहा है बाहर, ऑक्सीजन जो निकल रहा है नाभि में, जो कुचक्र जैसा एक विद्युत तरंग जैसा जो बना हुआ है, एक तरफ से ब्रेन जो है पुटुक करता है, फिर नाभि में पुटुक करता है, और हार्ट इन दोनों के रिदम को, हाँ, डिस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर जिस तरह से बनता है, तो वो एकदम कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस में करता है। बड़ा जादू है हमारे पेट, हमारे शरीर के अंदर, तो भगवान ने ऐसे चमत्कार बना करके इसको रखा हुआ है। तो ये लेडीज है तो उसका मुंह जो है लेफ्ट साइड की ओर है, ऊपर की ओर झुका हुआ, तो यहां से लेफ्ट हैंड में यहीं से आर्टरीज एक आया, यहां से हार्ट है, यहाँ ब्रेन, ब्रेन से नाभि चक्र, नाभि चक्र से रेडियल आर्टरीज लेफ्ट साइड का। तो कितना सरल होगा इसको समझना, कितना सरल होगा। देखिए, स्त्रीणाम ऊर्ध्वमुख पुंसाम अतो वक्त्र प्रकृतिता तस्सैव च दक्षिणे भागे नाड़ी ज्ञाभिषक वरैहि। जो वरैहि यानी उत्तम जो वैद्य है, इसी कारण से ये कणाद ऋषि बोलते हैं कि पुरुष अगर है तो उसके राइट साइड में, स्त्री अगर है तो लेफ्ट साइड में। अदरवाइज हमारे शरीर में क्या राइट क्या लेफ्ट, हर जगह हृदय से निकलने वाली जो पंपिंग है, डिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर का जो ब्लड सर्कुलेशन है,
वो लेफ्ट राइट दोनों साइड में हो रहा है, लेकिन हृदय के सुख दुख रूपी उस भाव को इंगित करने वाला, उसको बताने वाला जस्ट कहां पर है? लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड और जेंट्स के लिए राइट हैंड। एक सूत्र अभी इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि भाई ये हम लोगों ने अभी ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया कि कहाँ पर नाड़ी देखना है, किस किस जगह में देखना है, लेफ्ट और राइट का कुचक्र क्या है, वो सारी चीज देखा। अब आपके सामने एक रोगी आया, अब मैं थोड़ा आप लोगों के चेहरे को देखूंगा, लेकिन अब ये ध्यान देना आप लोग कैमरे को खोल करके बैठ जाइए तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये होता है कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब एक चीज आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से ये भी पूछूंगा कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं हाँ जी। आ रही है। आ रही है? इससे स्पष्ट तो और शायद क्या कुछ होगा, है ना? इससे स्पष्ट कैसे? नहीं, समझ में आ रही है। ओके ठीक, समझ आ रहा है सर। नहीं आती है तो बताना। अब देखिए जरा, हर चीज का जैसे एक परंपरा होता है, एक व्यवस्था होता है, एक नियम होती है, तो नाड़ी देखने का भी एक नियम है। हालांकि आजकल तो अब नाड़ी परीक्षण, चिकित्सा विधि, ये सारे क्या हो गया, एक एक व्यवसायीकरण हो गया। तो क्लिनिक खुला हुआ है और रोगी दिन में रात में कभी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी ग्रंथकार का आशय यह है कि नाड़ी देखने के लिए कुछ नियम तो हमें बनाना पड़ता है। उनमें से पहला नियम सूत्रकार बताते हैं, प्रातः कृत सदाचार, प्रातः कृत समाचार, कृताचार परिग्रहम, सुखासीन सुखासीनम परीक्षार्थानुपाचरित। इसका अर्थ है कि जब भी कभी रोगी आपके पास आए या आने वाले हो, तो आपका सबसे पहला अपेक्षा, चाह, उम्मीद यह होनी चाहिए कि रोगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए अथवा सुबह सुबह आए। सुबह आने का मतलब है कि सुबह किसी प्रकार का कोई कुचक्र नहीं होता। अगर मैं सच कहूं तो रोगी एक दिन पहले ही आए। कभी कभी क्या होता है ना कि रोगी दवाई खा के आया होता है, या रात में कुछ नींद की गोली खाया हुआ होता है, कुछ भी वो दवाई खाया होता है, तो दूसरे दिन सुबह जब हम नाड़ी चेक करते हैं तो वो कुछ नहीं आएगा, दवाई आएगा। इसीलिए जैसे आजकल टीवी में आ रहा है ना, फेस रीडिंग करने वाली जो एक लड़की है, वो बोलती है कि महाराज आप सोचो कुछ। अब वो चाहे कुछ भी सोचे, उसके वो वहां लिख देती है उसको। तो यही हाल नाड़ी में भी है कि वो जो कुछ भी करके आया है, अभी जो जैसा है वैसा ही नाड़ी दिखाएगा। अगर वो स्थिर अवस्था में है तो शरीर के अंदर के रोग दिखेगा, अगर वो स्थिर नहीं है तो जो है वो दिखाई देगा। इसीलिए इसका नियम तो सच में तो ये होना चाहिए कि रोगी को एक दिन पहले ही क्लिनिक में बुलाया जाए, रात को साथ में भोजन दिया जाए, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठाए, लेटरिन पेशाब सब कुछ प्रॉपर हो, या रात में कुछ एक मृदु विरेचन का कोई योग दे दो, दूसरे दिन सुबह अपान वायु एकदम परफेक्ट हो। उसके बाद रोगी को देखो जरा, प्रातः कृत समाचार, प्रातः यानी सुबह सुबह, सम आचार कृत, जो आचार है हमारा, सुबह उठना, नहाना धोना, इष्ट देवता का चिंतन करना, पूजन करना, या जो भी आप सुबह उठने के बाद करते हो अपना, वो सारी चीजें करना है। वो कृताचार परिग्रह, जो जितने भी आप कर चुके हैं वो सारे काम करना है। जैसे वैद्य अगर हो, आपने कोई दवाई बनाना है, किसी रोगी को देना है, तो पहले वो सारा काम कर ले, नहीं तो नाड़ी देखते वक्त आपका ध्यान नाड़ी में नहीं रहेगा। या उस रोगी से अगर कुछ आपने पैसे लेना है, रोगी आके बैठा हुआ है, हे भगवान मैंने तो इसको बोला भी नहीं कि नाड़ी देखने का चार्ज कितना है, और दिमाग में वही चार्ज घूम रहा है कि मेरा तो इतना दक्षिणा था भैया, मैंने तो 500 रुपया रखा हुआ है, लेकिन इसको तो मैंने बोला नहीं, बार बोर्ड में भी कुछ लिखा नहीं है। आकर के तो बैठ गया, नाड़ी भी देख के बताऊंगा, लेकिन बाद में अगर मैं कहूँ कि भैया मेरा 500 रुपीज है, तो कहीं उछल ना जाए। अब मन में होता है कि भाई चलो इसको मैं पहले बता दूं, फिर मन दोबारा बोलता है कि यार मैंने पहले तो बताया ना, अब बैठा दिया, अब क्या बोलना। तो रोगी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए कृताचार परिग्रह, जो जितना जो कुछ आपका है रोगी को बोलने वाला, उसको कराने वाला, सारी चीजें आपने पहले ही करना है। आपका नियम आचरण क्या है वो सारे ही करना है। सुखासीना, जमीन में बैठना है या कहीं पर भी बैठो, आराम से बैठो, खड़े खड़े नाड़ी परीक्षण नहीं करना। खुद भी बैठना है, रोगी को भी आराम से बैठाइए, हो सके तो पहले 4-5 मिनट तक
मंद एकदम धीमे से प्राणायाम करा देना। जोर जोर से भी करेंगे तो फिर प्राण हीलिंग हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। नाड़ी जो दिखेगा वो प्राण ही दिखेगा। फिर जिस प्रकार से बड़े तेजी से दौड़ करके आए हुए व्यक्ति के नाड़ी तुरंत चेक करते हैं तो प्राणवायु दिखता है। इसीलिए सुस्थिर अवस्था में रोगी को रखना है। देखो जरा क्या बोलते हैं, स्थिर चित्तो निरोगस्स सुखासीन प्रसन्नधि नाड़ी ज्ञान समर्थ स्यात् इति आहु परमर्शय। परमर्शय जो ऋषि हमारे जो थे, उनका ऐसा मानना है कि नाड़ी देखने वाला जो वैद्य है स्थिर चित्तो, उसका चित्त बड़ा स्थिर होना चाहिए। अस्थिर चित्त मति वाला व्यक्ति कभी नाड़ी को पकड़ ही नहीं सकता। वो चाहे जीवन पर्यंत नाड़ी सीखे, जीवन पर्यंत देखने का प्रयास करे, लेकिन अगर आपका स्थिर मति नहीं है तो भैया कुछ नहीं हो सकता, आप इसको नहीं पकड़ सकते। निरोगस्स, अगर रोगी वैद्य जो है स्वयं रोग से पीड़ित है तो कहाँ वो किसी और का रोग पकड़ेगा। वो नाड़ी देखेगा और अपना ही कल्पना करेगा, हे भगवान इसका तो ऐसा नाड़ी मेरा ही जैसा दिखता है। आप रोगी तो और है और खुद के ऊपर आप देख रहे हो। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के रोग से रहित होना चाहिए। सुखासीना, एकदम शांत तरीका से वैद्य जो है नाड़ी देखने के लिए बैठा हुआ होना चाहिए। प्रसन्न धी, प्रसन्न आपका धी यानी बुद्धि मति होनी चाहिए। हाँ, क्रोध के मारे लाल पीला हुआ जो वैद्य है रोगी के नाड़ी को सही नहीं पकड़ सकता। नाड़ी ज्ञान समर्थ स्यात्, इतना गुण होने के बावजूद भी कहा, इतने गुण होने के साथ साथ आपको नाड़ी को जानने में समर्थ होना चाहिए, निरंतर अभ्यास किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप व्यक्ति के रोग को पकड़ सकते। ऐसा नहीं कि 40 दिन का आपने क्लास अटेंड किया और 41वां दिन से आप नाड़ी वैद्य हो गए, ऐसा नहीं है ना। नाड़ी सीखने के लिए ये कुछ ज्ञान होना चाहिए। चित्त आपका एकदम स्थिर होना चाहिए, रोग से रहित शरीर होना चाहिए, सुख आसीन में बैठा हुआ होना चाहिए, आपके बुद्धि बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, और नाड़ी ज्ञान के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, सूत्र नहीं, बल्कि प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉपर नाड़ी देख पाएंगे। पीत मध्यम लज, दारू पिया हुआ हो तब तो फिर तो भैया देखो ही मत नाड़ी, कुछ नहीं दिखेगा, फिर आपको वहां पर बोतल दिखेगा। चंचल आत्मा, चंचल आपका मन है, मल मूत्रादि वेग युक्त वैद्य हो, बैठे हुए हो, लेकिन आपका पेशाब तेजी से आ रहा है, लेटिन आ रही है। अब आप मन में सोचो कि भैया यार मैं क्या खड़ा हूं अभी, है? पहले मैं इसको निपटाऊं फिर उसके बाद बाथरूम जाऊंगा। सर्दी का मौसम, कहाँ मैं जाऊं फिर आऊं, है? तो नहीं, दारू पिया हुआ नहीं होना चाहिए, आपका आत्मा आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन मूत्र आदियों से रहित होना चाहिए। नाड़ी ज्ञाने असमर्थ स्यात्, अगर ये सभी नेगेटिव गुण है आप में, चंचल मन है, दारू पीने वाले हो या दारू बार बार पीते हो, नाड़ी देखते वक्त भी दारू ही पिया हुआ है, सिगरेट पिया हुआ है, मलमूत्र के वेग से युक्त हो, यानी कि आप नकारा हो। नाड़ी ज्ञान असमर्थ, यानी कि नाड़ी ज्ञान के लिए आप असमर्थ समर्थ नहीं हो। लोभ क्रांत कामुक, लोभी हो, कामुक हो, तो भी आपसे नाड़ी नहीं हो सकता। इसीलिए होना क्या चाहिए, स्थिर चित्त, आपका चित्त बड़ा स्थिर होना चाहिए तो आप नाड़ी पकड़ सकते। प्रशांत आत्मा, आपका मन आत्मा बड़ा शांत होना चाहिए। हमेशा मेडिटेशन करो, हमेशा ध्यान करो, हमेशा भक्ति करो, किसी एक गुरु के शरण में जाओ, किसी एक गुरु का चिंतन करो, चरक को हमेशा हृदय में रखो, क्योंकि ये आयुर्वेद सम्मत ज्ञान है। आप अगर ये सोचते हो कि मैंने आयुर्वेद तो नहीं पढ़ना, बस नाड़ी ही से काम चलाना है, तो नाड़ी आपसे फिर प्रॉपर नहीं होगा। आपको नाड़ी से अगर आप बेनिफिट चाहते हो तो आपको आयुर्वेद भी, इसीलिए तो मैंने नाड़ी के साथ साथ में चरक संहिता के भी क्लास रखा हुआ है, ताकि नाड़ी सीखने के बाद थोड़े थोड़े चरक के भी हुनर हमारे अंदर आ जाए। लेकिन चरक के जैसा सोच, हमारा समझ, हमारी
एक्टिविटीज, हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए। ज्ञानार्थम रोगिणो वैद्यो निज दक्षिण पाणिनः, इस तरह से विशारदः, अच्छे ज्ञानी हो, मनसा च विशारद, मन से बड़े विशारद। तो ऐसे वैद्य को चाहिए कि रोगिणो, रोगी के उस रोग को ज्ञानार्थम जानने के लिए निज दक्षिण पाणिना, अपने दक्षिण हाथ से रोगी के कलाई को पकड़ना है। अब कल हम सीखेंगे, अब देखो जरा, इसको भी हम यहाँ आज ही ले लेंगे। रोगी के बारे में कुछ नियम यहाँ बताया है। सद्य यानी तुरंत स्नातस्य, नहाया हुआ जो रोगी है उसके नाड़ी हमने परीक्षण नहीं करना है। सुप्तस्य, सोया हुआ व्यक्ति के नाड़ी से भी हमें कुछ पता नहीं चलता। क्षुत, भूखा और प्यासा व्यक्ति है तो उसके भी नाड़ी नहीं देखना है। तपशीलिनः, क्षुत तृष्णा तपशीलिना, आतप यानी सूर्य की गर्मी से आपके क्लिनिक में आया रोगी एकदम धूप में पसीना पसीना होकर के, वहां पर भी नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए। व्यायाम श्रांत, व्यायाम करके थका हुआ है व्यक्ति, तो ऐसे कालखंड में भी हमने नाड़ी नहीं देखना है। दूसरे नंबर में सद्य भोजनस्य, अभी अभी भोजन किया है तो भोजन के ही रस आपको नजर आएगा। स्नातस्य, नहाया हुआ आदमी। निद्रितस्य, सो ये कुछ अलग ग्रंथ के सूत्र है। व्यवाय का मतलब होता है शारीरिक संबंध बना करके आया है, उसके नाड़ी भी चेक नहीं करना है। इस तरह से, है ना। भूता आविषेन रोदने, शरीर में भूत प्रेत के आवेश हो रखा है, उससे शरीर में उच्चाटन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में भी नाड़ी देखने से कोई फायदा नहीं है। सुंदरिणांच संयुगे, किसी लेडीज के साथ बैठा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। कोई एक लड़का आया है और बगल में वो किसी लड़की को पसंद करता था और लड़की बगल में आपके यहाँ नाड़ी दिखाने आई है। अब लड़का के नाड़ी जितना मर्जी देख लो, आपको सही दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका मन जो है उस लेडीज के प्रति जा रहा है, क्योंकि उसके मन का जो है कि संयोग उस लेडीज से है। समझ में आया आपको? तो इस चीज को भी आपने ध्यान देना है। सुंदरिणांश संयोगे यानी कि काम से युक्त हुआ कोई पुरुष या काम से युक्त हुई कोई स्त्री, उसके नाड़ी देखने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी कई सारे कंडीशन आपके सामने। मद्यपानी मति भ्रमे, दारू पिया हुआ आदमी, अपस्मारे, एपिलेप्सी के सीजर अटैक जब आता है दौरे के टाइम में भी नहीं देखना। देह श्रांत, शरीर थका हुआ है तो थका हुआ व्यक्ति के नाड़ी नहीं देखना, है ना। त्यक्त मूत्र पुरुषस्य, वो जो रोगी है मूत्र और लेटिन दोनों को अभी, है ना, पेट वेट अच्छी तरह साफ हुआ हो। सुखासीनस्य रोगिण, अच्छे तरह से मेडिटेशन करके अच्छे आसन में बैठा हुआ हो, मेडिटेशन किया है, उसका मन बड़ा शांत प्रसन्न हो रखा है। सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, आपने अपने क्लिनिक में बढ़िया सा साउंड कुछ स्वस्ति वाचन जैसा बनाया है, जिससे आपका मन भी एकदम उत्तेजित हो रखा है और रोगी भी बड़ा झूम रहा है। तो ऐसा वातावरण बना करके अंतर्जानु कर स्थापी नाड़ी सम्यक परीक्षित, तो इस तरह से हाथ को पकड़ करके अंतर्जानु, ये देखिए जरा, इस तरह से अपने पैर को ऐसे करके बांध करके फिर उसके बाद रोगी को पकड़ना है और पकड़ करके नाड़ी चेक करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहीं तक इसको